हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। आप सभी मुझे जानते हैं। अगर नहीं जानते और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं अभिषेक गुप्ता यूपीएससी एस्पायरेंट रह चुका हूँ। बहुत टाइम मैंने तैयारी की है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैंने पढ़ाया भी है, टीचिंग फील्ड में भी मैंने वर्क किया है। तो अपना एक्सपीरियंस और अपने साथ मेरे इतने सारे दोस्त थे। बहुत इंस्टीट्यूट में भी मैं रहा हूँ। तो मेरे बहुत सारे कलीग थे जो यूपीएससी एस्पायरेंट हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे मैं मिला हूँ जिन्होंने फेलियर लाइफ में फेस किया है। तो उन सब का एक्सपीरियंस आज मैं आपको शेयर करूँगा। और एक्चुअल में ऐसा क्या है, जो भीड़ में से कुछ लोग ही सिलेक्ट हो पा रहे हैं और 99% लोगों का जो मैंने बोला कि वो ड्रीम देखते हैं, तो वो ड्रीम वाली बात क्या है, क्या सपना देखते हैं, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है इस पूरी वीडियो का, क्योंकि यही फैक्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों लोग फेल हो रहे हैं, क्यों वो सपना देख रहे हैं, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि तैयारी सब कर रहे हैं फिर भी सपना फेल होने का कौन देखता है। पर मैं बताता हूँ आपको लास्ट में। जुड़े रहिए मुझसे। पहले हम पिछले 9 इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। पहला जो मैं बात करने जा रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट की। और क्या टाइम मैनेजमेंट का क्या इशू है, ऐसा क्या है कि लोग तो बहुत फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा सभी के टाइम टेबल बने होते हैं। यूपीएससी एस्पायरेंट है तो बड़े बड़े टाइम टेबल बोर्ड पर लगे रहते हैं, डेली बेसिस पे क्या फॉलो करना है, क्या रिवीजन स्ट्रेटजी है। पर एक्चुअल में कोई फॉलो नहीं करता। आपने टाइम टेबल बनाया 1 मंथ का, फॉलो किया 7 दिन, ठीक है। उसके बाद टाइम टेबल फॉलो किया, उसमें उन्होंने डेली बेसिस पे टाइम टेबल को कंसिस्टेंटली बनाया ही नहीं है। क्या उसमें ऐड करना है वो किया ही नहीं है। जैसे रिवीजन, आप देखना रिवीजन की स्ट्रेटजी लोगों की बहुत गलत है टाइम मैनेजमेंट की। अगर डेली रात में बोला जाता है ना कि रात में आपको पढ़ने के बाद रात में एक बार रिवीजन करके सोना है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि ह्यूमन की टेंडेंसी होती है भूलने की। पर हम वो चीज़ को इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि हाँ ये पढ़ लिया, ये याद रह जाएगा बस। और नहीं तो टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करते हैं कि 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे का टाइम टेबल बना लिया पर 12 घंटे पढ़ता कोई नहीं है। आप याद रखना, आपको लगता है आप किताब के सामने बैठे हुए हो पर दिमाग में कुछ नहीं जाता। तो जो स्ट्रेटजी होती है ना 15-15 घंटे के पढ़ने की, दिन रात पढ़ रहे हैं, वो अपने साथ गलत कर रहे हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 18-18 घंटे एक कुर्सी पर बैठे रहते थे। पर क्या इशू हुए लास्ट में वो आपको बताऊँगा मैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा आपका टाइम मैनेजमेंट सबसे बेस्ट होना चाहिए। 99% लोगों के जो टाइम मैनेजमेंट है वो इतना गंदा है कि उनका प्लानिंग नहीं है कुछ, उनकी रिवीजन की कोई प्लानिंग नहीं है। उनको दिन भर क्या करना है, अगर किसी दोस्त का फ़ोन आ गया तो एक्चुअल में आपको वो पर्टिकुलर एक पर्सन को इम्पोर्टेंस देनी है कि यहाँ पूरे इंडिया को इम्पोर्टेंस देनी है। आप आईएएस बनने का सपना देख रहे हो, आईएएस बनने का सपना देखने का मतलब समझ रहे हो आप? पूरे देश के लिए एक अच्छी हेल्थ पॉलिसी बनाओगे आप, एजुकेशन सेक्टर में कुछ अच्छा करोगे, गरीबों के लिए कुछ करोगे। मतलब आप अगर 140 करोड़ की आबादी है, ठीक है, तो उसमें से आप 135 करोड़ आबादी के लिए कुछ करने जा रहे हो। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए आप अगर कुछ करने जा रहे हो तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि दोस्त वर्सेस मी और पूरा इंडिया, है ना, आपकी स्टडी। तो आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आप 1 मिनट भी अगर किसी को दे रहे हो तो उस समय ये देखो कि आपने कितना टाइम डिवोट किया है अपने यूपीएससी के लिए। आपने 1 साल लेके गए हो, आपके पास टाइम कैसा है, आपकी स्थिति कैसी है, आप कितने पिछड़े बैकग्राउंड से आते हो, सरकारी स्कूल से आते हो या एक मीडियम स्कूल से आते हो या बहुत अच्छे स्कूल से आते हो, ये सब देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा, अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। पर हम नहीं करते हैं। किसी का फ़ोन आया तो हम लगे हुए हैं। इवन माँ बाप से भी अगर आप बात कर रहे हो, मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि उनके भैया का, कलीग का, कजिन्स के फ़ोन आ गए तो 2-2 3-3 घंटे लगे हुए हैं, घर की पूरी बातें डिस्कस कर रहे हैं। पर वो प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है। फिर बोला जाता है लास्ट में कि घर वालों से तो बात कर सकते हैं ना। आप बात कर सकते हो, पर आप ये देखो उस बात से आपका रिजल्ट क्या निकला। आपने कितना, मतलब आप एक बार समराइज़ तो करो। रात में बैठ के टाइम मैनेजमेंट के साथ आपने समराइज़ नहीं किया कि मैंने एक्चुअल में दिन भर जो किया वो फ्रूटफुल था कि नहीं था, मैंने टाइम को यूटिलाइज़ किया कि नहीं। पर वो नहीं किया जाता। इसलिए 99% लोग, मैं बोलता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट करते ही नहीं हैं।
एक अच्छे IAS ऑफिसर से मिला था मैं कुछ 2 से 3 साल पहले। उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी। उन्होंने बताया था कि उनके दोस्त शाम को आते थे मिलने के लिए, सभी डिस्कस करने के लिए, तो वो दिन भर पढ़ते थे अच्छे से, पर जब वो शाम को आते थे उनके दोस्त, उस समय के लिए वो रख देते थे अपने बर्तन मांजने के लिए, ठीक है, अपनी चाय बनाने के लिए, या फिर वो सोचते थे कि उनसे बातें करते समय अपनी रोटी बना लूँगा। तो ये होता है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कि मतलब वो दिन भर आपके बर्तन इकट्ठे करते थे। उन्होंने क्लियरली मुझे बताया, उन्होंने कहा जब दोस्त आते तो मैं पूरे अपने बर्तन धोता था, उनके सामने अपना रात का खाना बनाना होता था, रोटी का आटा मार के रख लेता था, रोटियां बना लेता था। तो ये होता है टाइम मैनेजमेंट, ये हर कोई नहीं कर पाता है ना। ये टाइम मैनेजमेंट हमें सीखना है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि 99% लोग ये नहीं कर पाते। सेकंड आते हैं NCERT। अब NCERT तो सबको पता है, सब पढ़ भी रहे हैं, इतनी बार रिवाइज करते हैं, हर बंदे के पास आपको NCERT मिल जाएगी। UPSC एस्पायरेंट अगर 2% लोग ही ऐसे होंगे इनके पास NCERT नहीं होगी या पूरी NCERT नहीं होगी, है ना। NCERT सब रखते हैं, पर एक्चुअल में पढ़ता कौन है, कौन उनके नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाने के साथ कौन उनको रिवाइज कर रहा है, सबसे अच्छा कौन उनको रिवाइज कर रहा है, रिवाइज के साथ आंसर राइटिंग कर रहा है, प्लस आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आंसर राइटिंग बेसिक से स्टार्ट होती है और टॉप लेवल पे जाते हो आप, तब आप मेंस के लायक होते हो। बेसिक होता है आपके 6th क्लास के क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हो, आप 7th क्लास के लिख रहे हो, पर आपने लिखे क्या, नहीं, बच्चों के हैं, बच्चों की तरह उसमें एक्सप्लेन किया है, नहीं पढ़ना, 6th 7th 8th की नहीं पढ़नी, पर एक्चुअल में ये आपका बेस बना रही है। आज कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बोलते हैं कि NCERT हुआ, ये सब हम कवर कराएंगे क्लास नोट्स में, आप क्लास नोट्स पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, आपका हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। NCERT को पढ़ना ही है। इसका रीज़न मैं आज आपको बताऊं। UPSC हमेशा इंक्लूसिव तरीके से काम करती है, इंक्लूसिविटी देखती है अपने कामों में, सभी को साथ लेके चलना। आपने देखा होगा रेलवे में कुली मजदूर था, वो भी UPSC क्लियर किया, गांव का कोई बच्चा है वो भी UPSC क्लियर करता है, कोई ब्लाइंड है, स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन है, वो भी UPSC क्लियर करता है। क्यों? इसका रीज़न है क्योंकि वो इंक्लूसिव है। आपको लगता है कि आप दिल्ली में बैठ के अगर UPSC क्लियर कर लोगे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो आप गलत समझते हो, क्योंकि उसे हर किसी को पास कराना है, तो वो ऐसा देखेगा कि NCERT हर किसी को अवेलेबल करा रहा है, पहले वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराने के बाद ही वो NCERT से क्वेश्चन पूछता है। अगर NCERT भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती ना, या फिर ईजिली गाँव में अवेलेबल नहीं होती, तो इसमें से मटेरियल नहीं आता। आज ये सभी के पास अवेलेबल होती है, इसलिए इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और इसको आपको पढ़ना ही है। बहुत बेसिक है, इसमें फाउंडेशन बिल्ड होता है। कैसे? जैसे पहली बार आग कैसे लगी होगी, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सोचो, आप ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आपके अंदर जिज्ञासा, रीजनिंग बढ़ेगी, तो आप मेंस में बहुत अच्छे से लिख पाओगे, क्योंकि मेंस में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। तो NCERT का बहुत महत्व है, इंटरव्यू में आपका बहुत महत्व है, उसके बाद प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने देखा होगा लास्ट ईयर हुंडी का क्वेश्चन आया था, या कोई जानवर आपका NCERT में छपा हुआ है तो उसकी IUCN स्टेटस वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट आती हैं प्री मेंस इंटरव्यू में। आपकी लाइफ फेज के लिए भी NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो, NCERT हो गया। थर्ड आपका PYQ। तो PYQ ऐसा क्या कि 99% PYQ तो हर कोई पढ़ता है, आपको हर किसी के पास PYQ बुक लग जाएगी और आप सॉल्व भी करते हो। पर गलती क्या होती है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। मानो ये पूछा गया है कि IBC की साइड्स कौन कौन सी हैं, इनमें से कौन सी साइड IBC नहीं है, ठीक है, ये पूछा है। 1 2 3 4, इसका आंसर 2 है। पर आपने ये देखा कि 3 जो साइट्स दी हैं उनके बारे में आपने ब्राउजिंग की, इनमें क्या स्पेशल है, क्या कोई नई रिसर्च हुई है, कुछ नया मिला है, क्या किसके लिए फेमस है, नहीं। पर UPSC नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर आपको लगता है PYQ से नहीं आया, पर PYQ से ही आते हैं। अब डायरेक्ट थोड़ी ना क्वेश्चन पूछेगा PYQ से, वो ऑप्शन से क्वेश्चन बनाते हैं या उनके आसपास क्वेश्चन पूछेंगे। आपको बस उसमें ये देखना है, आपको टॉपिक देखने हैं, टॉपिक के साथ ऑप्शंस दिए हैं तो उन ऑप्शंस पर रिसर्च करनी है। सबसे बड़ी चीज़ है PYQ पे रिसर्च करना। जिसने PYQ पे अच्छे से रिसर्च की है वो प्री हर बार क्वालिफाई करेगा बहुत अच्छे से, याद रखना ये बात। क्योंकि PYQ आपको पूरा पेपर दिखा देते हैं एक तरीके से कि पेपर में कौन से सेगमेंट इंपॉर्टेंट आते हैं। देखो, एक और चीज़ बताता हूँ,
यूपीएससी के जो पेपर बनते हैं, कुछ लोग हर बार नए ऐड होते हैं जो पेपर में बनाते हैं, तो वो सबसे पहले पीवाईक्यू देखते हैं कि एक्चुअल में पैटर्न क्या है, उस अकॉर्डिंग मुझे पेपर बनाना है। जब वो पैटर्न देखते हैं उसके अकॉर्डिंग तो बना पाते हैं, तो वो जब पैटर्न देखेंगे तो उसमें से ही चीज़ें बनाते हैं। वो सोचते हैं मैं अलग क्यों बनाऊँ, जो पूछा गया था उसमें ही कुछ आगे पीछे पूछता हूँ, ठीक है। इसलिए पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फोर्थ आपका सबसे इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन। यूपीएससी की लाइफ में आपने टारगेट बनाया कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है, अपना फिजिकल वर्कआउट यूपीएससी में बहुत ज़रूरी है, वो करना है, उसके बाद पढ़ने बैठना है, रिवाइज करना है, ये वो। पर आप जब सुबह 5 बजे उठे, आपकी नींद नहीं खुल रही, आपको लगा कि नहीं यार थोड़ा सा और सो लेते हैं, तो रात में लेट तक पढ़ लेंगे। वो फिर आप उठोगे, फिर आप रिग्रेट करोगे, यार इतना सो लिया मैंने, यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं तो फॉलो ही नहीं कर पाता, और लोगों को देखो कितना टाइम टेबल फॉलो करते हैं, आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा ये सब सोचने में। तो डिसिप्लिन का बहुत महत्व है। डिसिप्लिन में हर चीज़, जैसे आपने कोई टॉपिक दिन में पढ़ा तो आपको पता है कि रात में उसे रिवाइज करना है, पर आपने आप किसी काम में लग गए, आपने कहा यार ये काम इंपॉर्टेंट है, वो तो पढ़ा ही हुआ था, रिवाइज हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये चीज़ आप याद रखना, आप चीज़ें भूलते जाते हो, आप कितना भी चीज़ों को पढ़ लो वन टाइम, उसे याद नहीं रख पाते हैं, ऐसा फैक्ट है। तो डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है, यूपीएससी में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल को आप फॉलो तभी कर पाओगे आप डिसिप्लिन हो, अपने आप के प्रति ईमानदार हो, डिसिप्लिन आप फॉलो करते हो, है ना। ये प्रिंसिपल्स हैं, हमें फॉलो करने चाहिए। और फिफ्थ आपका डिसिप्लिन हो गया आपका रिवीजन। आपने ऐसा देखा होगा बहुत सारे लोग हैं कि इतने टाइम तक तैयारी कर रहे हैं, मतलब 5-5 साल 6-6 साल लगे हुए हैं, पर उनके साथ प्रॉब्लम है कि वो क्यों क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो रिवीजन नहीं कर रहे हैं। हर बार कुछ नया पढ़ते हैं, हर बार चीज़ें पढ़ने के बाद पेपर हो जाते हैं तो उन चीज़ों को रख देते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते, पूरी बुक को एक बार में दोबारा पढ़ते हैं हर बार। तो रिवीजन का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे बड़ी चीज़, अगर आपने रिवीजन किया है उसी दिन, तो आप चीज़ों को याद रखो लो, कि उसके बाद फिर 7 दिन बाद कर लो, आप 20 दिन बाद कर लो। एक अपना टारगेट बनाओ कि मुझे कब रिवाइज करना है, क्या क्या चीज़ें मेरी हो चुकी हैं, उनका डेली टाइम टेबल में लिखो आप, मैंने आज ये चैप्टर पढ़ा था, अब इसे मुझे इस दिन रिवाइज करना है, अब ये पढ़ा है इसको इस दिन रिवाइज करना है, इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, इसके मेंस की आंसर राइटिंग करनी है। इस तरीके से आपको रिवीजन देता है मोटिवेशन। याद रखना, फर्स्ट टाइम अगर आपने कोई भी चीज़ पढ़ी है और आप यूपीएससी का पेपर देने जाओगे या किसी का भी, आप वो क्वेश्चन गलत करके आओगे, क्योंकि हमेशा फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद डाउट क्रिएट होते हैं मन में। पर अगर आपने रिवीजन किया है तो आपको मिलेगा मोटिवेशन, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस हो गए, और एक कॉन्फिडेंस ही तो है जो आपका एग्ज़ाम क्लियर कराता है, ठीक है। तो रिवीजन का बहुत बड़ा महत्व है जो कोई करता नहीं है। आप देखोगे, आपने पहले एनसीईआरटी ख़त्म की होंगी पिछले साल, है ना, पर अभी आप जब एनसीईआरटी के प्रति पढ़ोगे तो आपको सब कुछ नया लगेगा, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया, आपने शॉर्ट नोट नहीं बनाया उसके, वो कंपलसरी था बनाना। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ आपका डिसिप्लिन हो गया हैबिट आपकी आंसर राइटिंग की, हैबिट ऑफ आंसर राइटिंग प्लस नोट्स मेकिंग। तो 2 पॉइंट हम इसमें ही कवर करते हैं, आंसर राइटिंग और नोट्स मेकिंग। आज यूट्यूब के थ्रू बहुत लोग पढ़ रहे हैं, हम सभी ज़्यादातर यूट्यूब के थ्रू पढ़ते हैं, तो पढ़ना गलत नहीं है, पर रैंडम कोई भी वीडियो देखना, आज ये सीरीज़ की वीडियो देख ली, कल ये सीरीज़ की वीडियो देख ली, उसके कोई नोट्स नहीं बनाना, सबसे बड़ी गलती है। हमें लगता है सुनते समय तो हमें ये लगता है हाँ सब याद है, सब याद रह जाएगा, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हम रात में सोने के बाद सुबह तक 60% ही हमें याद रहता है, 40% भूल चुके होते हैं, ये तो कभी याद करने की कोशिश करना, ठीक है। तो नोट्स नहीं बनाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम फिर वही रिवाइज करते हैं और वो पढ़ते रहते हैं, कभी मोटिवेशन ही नहीं आता, क्योंकि हमारे पास नोट्स नहीं है। और जब तक आपके पास शॉर्ट नोट नहीं होंगे तब तक आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये चीज़ें कड़वी हैं पर सच हैं। 99% लोग इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है रिवाइज करने के लिए, वो पूरी बुक्स द्वारा पढ़ते हैं, उनके पास मोटिवेशन नहीं आता क्योंकि बुक्स द्वारा पढ़नी है, ठीक है। नोट्स मेकिंग, हर कोई वीडियो देख रहे हो नोट्स नहीं बना रहे हो, पेपर पढ़ रहे हो नोट्स नहीं बना रहे हो, अलग अलग GS 1, 2, 3 के नोट्स आपके नहीं हैं, तो लास्ट टाइम पे आप कैसे रिवाइज करोगे? 90 दिन में आपको लगता है पूरी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, मेंस हो जाएगा, ऑप्शनल भी हो जाएगा? नहीं, ठीक है। आंसर राइटिंग आपको डेली बेसिस पे करनी होती है, पर हम नहीं करते हैं, तभी तो 99% लोग जानबूझकर नहीं करते हैं। उन्हें पता है, हमारे मन में हमें पता है कि हमें आंसर राइटिंग करनी चाहिए, नहीं तो हमारा नहीं होगा, पर हम फिर भी नहीं करते हैं, मतलब जानबूझकर नहीं कर रहे हैं ना। 7th आपका डिसिप्लिन हो गया, ये हो गया, हाँ, C सेट।
सी सेट में क्या इशू है, 2019 के बाद सी सेट का पूरा पैटर्न बदल गया। पैटर्न बदल गया मतलब वेटेज तो उतना ही है, क्वालिफाई नेचर है, पर टफ बहुत हो गया। आज आप इजीली सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो 2 घंटे के अंदर। तो हमें ये चीज़ पता चल गई थी 2020 में कि पैटर्न बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, पर फिर भी लोग लगातार कंटिन्यूसली उसमें रह रहे हैं। रीज़न क्या है कि वो लास्ट टाइम पे 1 महीने रिवाइज करते हैं, उसे 1 महीने सी सेट की क्लासेस देखेंगे, पढ़ते हैं यूट्यूब से, कोई भी टॉपिक को पढ़ लिया और उसे पढ़ लिया, बस पढ़ लिया ओनली पढ़ने के लिए, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। बिना प्रैक्टिस के एग्ज़ाम नहीं निकलते, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोचो ना, मैथ्स में आपने ट्रिक पढ़ ली, आपको लगता है हो जाएगा, वो ट्रिक फॉलो कर लोगे, पर जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हो तो वो ट्रिक आप इम्प्लीमेंट तो कर लोगे, पर वो लगेगा 3 से 4 मिनट उसे इम्प्लीमेंट करने में, कैलकुलेट करने में। इतना टाइम आपके पास है पेपर में? नहीं है, क्योंकि पेपर ऑलरेडी बहुत टफ हो गया है। तो प्रैक्टिस नहीं करते, साल भर नहीं पढ़ते, पता होता है, इसलिए 99% लोग यहाँ पे भी लो रखते हैं। नेक्स्ट आपका 8 हैबिट हो गया ब्राउजिंग। हाँ, ये स्पेशल मैंने अलग से लिख के रखे रिसर्च करने के बाद कि कौन कौन से इशू जो हैं मोस्टली, वो है ना ब्राउजिंग। हमारी सबसे गंदी हैबिट है ब्राउजिंग ना करने की। हम गूगल करते ही नहीं हैं। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ रहे हैं, किताब उठा ली, कौन मोबाइल उठाएगा दोबारा, या फिर गंदी आदत है कि मोबाइल उठाया तो व्हाट्सएप पे गए, ये सब चीज़ें। तो हम ब्राउजिंग से डरते हैं या मोबाइल बंद करके रख देते हैं। पर एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हो, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जब आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं अननोन होती हैं, हमें उसमें और डीप में जाना है। जैसे एनसीईआरटी में कोई बुक है, विशाख दत्त की कोई बुक है या कोई भी है, तो कालिदास की कोई बुक है, तो आपको उस पर रिसर्च करनी चाहिए कि उस है क्या, लव के बारे में है, एथिक्स को दर्शाती है, वहाँ के कल्चर को दर्शाती है, लॉ एंड ऑर्डर को दर्शाती है, एग्रीकल्चर के बारे में है, वो किसके बारे में, जरा ये तो देखो। मतलब थोड़ा सा रिसर्च आप करोगे, आप अपने नोट्स में ऐड ऑन करोगे, आपको लगता है कि डायरेक्ट ही एनसीईआरटी सब कुछ आ जाएगा। एनसीईआरटी एक बेस है, उसके बाद आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अब सुना होगा आपने, बहुत सारे लोग एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्रैक कर जाते हैं यूपीएससी। क्यों? क्योंकि वो एनसीईआरटी अकेली नहीं पढ़ते, एनसीईआरटी के बाद ब्राउजिंग करते हैं, गूगल करते हैं, बार बार चीज़ें उन पर सर्च करते हैं, फिर नोट्स मेकिंग करते हैं। पर हम कभी गूगल करते ही नहीं हैं, आलस कर जाते हैं। तो ब्राउजिंग एक बहुत बड़ा महत्व है, चीज़ें बस थोड़ा सा ऐड ऑन कर दो तो हो जाता है काम। जैसे कोई आपका जानवर के बारे में, एनिमल्स के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अब आपको बस सर्च करके ये देखना है उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किया है, और वर्ल्ड लेवल पे अभी क्या हो रहा है। इतना आप सर्च कर लोगे तो आपका काम हो गया, आपका वो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आ गया तो। पर वो हम नहीं करते हैं, आलस से हमारा क्या इशू हो गया, यूट्यूब या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू हमें फीडिंग की इशू हो गई है कि लोग हमें बस नोट्स दे दें, हम वो पढ़ लें, हो जाएगा काम। तो हमें सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं होती। हमें लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बोल देते हैं कि ये पढ़ लो बस हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अरे आप ब्राउजिंग आपको करनी ही पड़ेगी। यूपीएससी को पता है, वो भी मार्केट के सारे रिसोर्सेज देखने के बाद पेपर सेट करता है, ठीक है। तो वो ये देखता है कि कौन लोग खुद से आप ब्राउजिंग कर रहे हैं। आपको पूरी कंट्री को संभालना है, कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाओगे आप, तो आप सोचो ना उस समय आप क्या फीडिंग के पैटर्न पे चलोगे क्या? नहीं, आपको वर्ल्ड में देखना पड़ेगा कौन सी पॉलिसी बेस्ट इम्प्लीमेंट हो रही हैं, उन सब के लिए आपको देखना तो पड़ेगा ना, सर्च करना पड़ेगा। तो वो आदत आपको डालना चाहता है यूपीएससी, पर वो हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट था आंसर राइटिंग, और वो हमने कॉमन कर दिया था, है ना। तो 9 हो गए लगभग हमारे। 10th है फियर, जो मैंने आपको बोला कि हर कोई ड्रीम क्या देखता है, ड्रीम देखता है फेल होने का। ड्रीम किस चीज़ का देखता है? फेल होने का। क्यों 99% लोग ड्रीम देखते हैं, जबकि तैयारी तो 100% लोग आईएएस बनने की ही कर रहे हैं? तो इसका रीज़न बस एक है, सिंपल, कि लोग क्या करते हैं, आईएएस को देखा आपने, किसी आईपीएस को देखा, उनके रिजल्ट देखे, उन्होंने जब आपको बताया कि मैंने इतनी बार रिवाइज किया है, 100 टाइम्स लक्ष्मीकांत पढ़ चुका हूँ, 20 से 25 घंटे छोड़ो, आप दिन रात पढ़ रहे हो, वो बोलते हैं कि मैं 22 घंटे तक मैंने सुना है कि लोग पढ़ रहे हैं। इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है? नहीं। आपके मन में क्रिएट होता है फियर, यार मैंने तो पेपर टाइम पे इतना पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो यार, वो बोल रहा है कि यार हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको तमिलनाडु पढ़नी थी, मैंने तो वो पढ़ी नहीं थी, अब मेरा कैसे होगा। वो फियर आपको सब कुछ भुला देता है, और वो फियर आपके मन में कॉन्स्टेंट आपका घूमता रहता है। उसके बाद वो बनता है ड्रीम। आपने सोचा मेरा नहीं होगा,
मेरा नहीं होगा, मैंने तो ये नहीं पढ़ा, यूपीएससी तो बहुत टफ है। आसपास के लोग आपके बोलते हैं यार यूपीएससी कर रहे हो, यूपीएससी इतना टफ, देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम। तो आप सोचते हो यार मैं छोटे बैकग्राउंड से आया हुआ हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मैं कैसे अचीव कर लूँगा। ये तो देखो इंग्लिश बोल रहे हैं फड़, ये देखो यार इतनी अच्छी तैयारी है इनकी, इन लोगों का नहीं हो पा रहा है। और देखो जो अपाला मिश्रा हैं या फिर इतने टॉपर्स हैं, वो देखो कितने अच्छे से इंग्लिश बोल रहे हैं, इनका बैकग्राउंड कितना अच्छा था, मैं छोटे बैकग्राउंड से आया हूँ, गाँव का बच्चा हूँ, मेरा नहीं होगा। ये फियर 99% लोगों में आता है। वो फियर बनता है ड्रीम पास ना होने का, कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। एक्चुअल में क्या होता है कि वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो कुछ ही लोग होते हैं कि उनका ड्रीम होता है कि मैं कर लूँगा, अगर उसने किया तो मैं भी करूँगा, आई कैन एंड आई विल एट एनी कॉस्ट। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, ये एग्ज़ाम मेरे लिए बना है, मैं ही पास करके दिखाऊँगा। ये कॉन्फिडेंस होता है 1% लोगों में, और वो क्वालिफाई कर पाते हैं। 99% लोग बस यही सोचते हैं कि यार उनके मन में वो डर है, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, पर मन में डर रहता है यूपीएससी बहुत टफ है, नहीं होगा। अलग अलग उसमें देखने लगते हैं कि यार ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, स्टेट पीएससी में घुस जाते हैं। बस वो फियर 99% लोगों को हटा देता है, और बस